हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताएंगे। ये जो पेपर ये सभी जगह बिल्कुल 100% वायरल हो चुका है। सभी स्थानों पे सभी जिलों में बिल्कुल यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यही पेपर बिल्कुल वायरल हो चुका है सभी जगह, और सभी स्कूल और कॉलेजों में सेम टू सेम यही साइंस का पेपर देखने को मिल रहा है और यही पेपर आ रहा है। ठीक है, जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो साइंस के मात्र इस पेपर को तैयार करके जाएंगे तो वो अपनी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस के क्वेश्चन पेपर में वो पूरे के पूरे जो है साइंस में टॉपर बन के आएंगे। मेरी 100% गारंटी, पूरे के पूरे नंबर छाप करके आएंगे। यहाँ पे हम आपको पूरे पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, यानी जो आपको बोर्ड पेपर में समय दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में ना, वही समय आपको प्री बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। क्योंकि जो ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है ना, ये आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करता है। ठीक है, यानी जितना आप सभी को उसमें समय मिलेगा उतना ही समय प्री बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और आप सभी को हम बता दें कि प्री बोर्ड परीक्षा में आप सभी के पूरी किताब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे एक चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आपको प्री बोर्ड में भी पूरे किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो प्री बोर्ड परीक्षा होता है ये आपकी बोर्ड परीक्षा से 1 मंथ पहले चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर साइंस का बता रहे हैं, ये बिल्कुल वायरल पेपर है और ये पूर्णांक 70 का है। ठीक है, आप सभी लोग का यानी कि 70 का पूर्णांक का है और कहीं 80 का भी देखने को मिल जाएगा। तो पूर्णांक को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। निर्देश है यहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उपखंड क दिया हुआ है सबसे पहले, यानी जो आपका साइंस होता है ये 3 उपखंडों में विभक्त होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तीनों से रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस के क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाएगा। और हम आप सभी को बता दें कि ये जो पेपर है ना, इस पेपर से 100% पूरे क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा, और बाकी इस क्वेश्चन पेपर से 70% क्वेश्चन ना आप सभी के बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से तैयार कीजिए। अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका प्री बोर्ड का तो 100% तैयारी हो जाएगा, बाकी 70% आपको बोर्ड परीक्षा की आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि सूत्र होता है F बराबर R/2। अगर ये चीजें आपको पता है तो इस सवाल को आप लोग इस ऑप्शन को बहुत ही सरलता से हल कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं, तो अब R का मान कितना दिया, 30 सेमी दिया हुआ है, तो आपको R की जगह 30 सेमी रख देना है। 30/2 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे F का मान कितना आ गया, 15 सेमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, यानी कितनी दूरी पे रखते हैं, किसके किसके बीच में रखते हैं, ये चीजें आप सभी को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए लेंस को ना जब हमें आभासी प्राप्त करना है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, तो इसमें हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ये किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है। विद्युत धारा का मापन करते हैं विद्युत जनित्र के द्वारा, धारामापी के द्वारा, अमीटर के द्वारा या विद्युत मोटर के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो मापन करते हैं वो अमीटर के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी लेंस से वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वो किस प्रकार का लेंस है, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो वो अवतल लेंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के पेपर में भी 100% आएंगे और प्री बोर्ड में तो ये 100%
100% पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो वो हो जाता है बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र जो है यानी हम सभी की आंखें जो है वहाँ प्रतिबिंब हमारे आंखें में कहाँ पे बनती है, तो वो रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। तो इस तरीके से फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब यहाँ से उपखंड ख यानी रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 8वां क्वेश्चन कार्बन परमाणु की संयोजकता है, यानी कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 9 नंबर का, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। देखिए कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है ना, वो होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग इससे पहले हम बता दें हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है, पूरे के पूरे आंसर के साथ। प्री बोर्ड एग्जाम का भी बन चुका है, बोर्ड एग्जाम का भी। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके देखिए, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, ये इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के वायरल पेपर की वीडियो आ चुकी है। और हमारे चैनल पे ऐसी पेपर आई है बोर्ड परीक्षा की बिल्कुल वायरल, जिसमें से 100% में से 99% क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप लोग के पास मौका, आप लोग इस मौके का लाभ उठाकर हमारे चैनल से ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर की वीडियो देख लीजिए। और आप सभी लोग को हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के कॉपी टॉपर की हमने दिखाया है और पास होने की ट्रिक की भी वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हो, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए, पास होने की ट्रिक से 100% आप लोग पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, रासायनिक समीकरण BaCl2 जली प्लस H2SO4 यानी कि ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब के जली विलयन को यहाँ पे रिएक्शन करके BaSO4 और प्लस 2HCl बनाता है, ये सभी जलीय। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन 11 मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु क्या है, तो यहाँ पे Ag जो है यही मुद्रा धातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान है, अम्लीय संभावित पीएच मान यानी क्या होता है, तो देखिए इसका होता है 5.2। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके अलावा आप सभी को ये चीजें तैयार कर लेनी है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। अगला देखिए 13 क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र है, जंग का पूछ रखा है। ठीक है, तो जंग की जो रासायनिक सूत्र होती है वो होती है Fe2O3 और यहाँ पे डाट इंटू H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये लोहा है, लोहा यानी आयरन, और यहाँ पे ऑक्साइड है, और इसमें जब जल नमी मिल जाती है तो वो जंग लग जाती है, मूर्छा जिसको कहते हैं, तो उसका सूत्र इस तरीके से होता है। और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड ग आता है, यहाँ से जीव विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल जो है क्या अवशोषित करता है, तो देखिए ये जो है ये प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, मानव में भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है, यानी जो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं ना, उनको जो यानी उनको भोजन मिलता है, पोषण मिलता है, जिससे उनका वृद्धि और विकास होता है, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है, विषमपोषी यानी इसमें से ऐसा कौन सा है जो विषमपोषी नहीं है, पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें से मनी प्लांट जो यही विषमपोषी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसमें कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो ये बिक जो है यही उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 दिया है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखित रूप से आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो देखिए पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना, अगर फ्लोएम का आ जाता तो वो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया हुआ है, TH मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए थे, उन्होंने किस पे प्रयोग किया था,
तो वो फल मक्खी पर किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये इस तरीके से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आप सभी का जो है 20 में 20 अंक बिल्कुल पक्का एग्जाम में। अगला देखिए ऐसे स्टार्ट होता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से उपखंड क दिया है। पहले आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में 100% आएगा, ये कि दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, इससे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख आपको बनाना है और इसको समझाना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपके पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, दोनों में से कोई एक आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए दूरदृष्टि दोष सबसे पहले आपको किसे कहते हैं ये चीजें लिखनी होगी। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना कि आँख का वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से यानी कि देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसे दूरदृष्टि दोष होता है। जैसे ये कॉपी है, अगर किसी भी यानी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो ये हमारी जो कॉपी में लिखा चीजें है ना, ये उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। अगर दूर कोई चीजें है, जैसे दूर कोई चीज, कोई व्यक्ति खड़ा है या इसी को हम दूर पर करते हैं तो उसको ये चीजें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसे उसके आंख में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। तो इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग दूरदृष्टि दोष का उदाहरण यानी डेफिनेशन। उसके बाद देखिए इसका कारण क्या है, यानी दूरदृष्टि दोष कैसे हो जाता है। तो ये दोष तब उत्पन्न होता है जब प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे केंद्रित होती है, यानी रेटिना पर नहीं केंद्रित होती है, उसके पीछे केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण या लेंस की फोकस दूरी बहुत अधिक होने के कारण ये घटनाएं घटती है। ठीक है, यानी ये दोष उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। आपको इसका डायग्राम भी बना लेना, इसको संशोधन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ना निकट दृष्टि दोष यानी कि ना दूर, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष में आप सभी को अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा और दूर दृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस का। तो ये ट्रिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसको यानी दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए हमें यानी व्यक्ति के चश्मे में लेंस, उसमें उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, उत्तल लेंस का यूज करके उसको क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे न बन के वो रेटिना पर ही बनेगा, जिससे व्यक्ति को यानी कि कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो ये चीजें आपको करना है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हमने आपको समझा दिया बोलकर रटोगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे। इसलिए हमारी बातें को अगर ध्यान से सुन लेते हो ना तो आपकी एग्जाम के बाद तक भी काम आएगा। तो इस तरीके से हमने बता दिया। बाकी डायग्राम कैसे बनाना है ये चीज़ें आप लोग बना लीजिएगा। और हमारे चैनल पे एक टॉपर की साइंस की कॉपी हमने दिखाया है, जो अभी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और कैसे डायग्राम बनाना है इसको भी हमने वहाँ पे बताया है। ठीक है, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, इस वीडियो के लास्ट में भी एंड स्क्रीन लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी है, किरण आरेख खींचकर आपको बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की गणना करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अभिसारी लेंस दिया है, यानी अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका यानी कि यहाँ पे 10 सेमी फोकस दूरी, एफ का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेमी दिया हुआ है, और यहाँ पे फोकस दूरी किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी है। वस्तु जो है कहाँ पे रखी गई है, 25 सेमी दूरी पे। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी दे दी गई है -25 सेमी, और हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो v बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को देखिए कैसे आप सभी को इसको हल करना है। तो सबसे पहले ये चीजें आप लोगों ने लिख लिया, इसके बाद यहाँ पे सूत्र आप लोग लिख लीजिए, 1/की f बराबर 1/के v माइनस 1/की u, ये आपका उत्तल लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, लेंस के सूत्र से। अब देखिए यहाँ पे 1/की f का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेमी दिया हुआ है, बराबर 1/की v का मान जो है नहीं दिया, ज्ञात करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है 1/के यानी कि माइनस दिया हुआ है, और हमारा जो मान है वो भी माइनस में है, तो -25 यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/के v, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे कि 1/10 को
या यहाँ पे जो ये या प्लस का 1/25 दिया है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v बराबर यहाँ पे 1/10 माइनस 1/25, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, 50 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और 10 पचे 50, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 25 दूना के 50 माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/50, इस यही आ जाएगा 3/50। और भी बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 50/3। अगर इसका आप लोग भाग दोगे तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाग करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी आप लोग आंसर लिख सकते हो। भाग दोगे तो वही 16.67 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया, भी बराबर इतना आ गया। और उसके बाद देखिए, यानी कि अगला यहाँ पे आप सभी को इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी इसमें आपको आवर्धन निकालना पड़ेगा, इसका आवर्धन क्षमता। तो यम बराबर होता है v/u, यही होता है। तो यहाँ पे आप सभी को रखना है v के मान के जगह हम लोग क्या रखेंगे, v का मान यहाँ पे आया है तो इसको हम 50/3 रख सकते हैं, या इस वाले मान को भी रख सकते हैं। और u का मान जो है, u का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, u का मान यहाँ पे हमने रखा है अभी -25, तो यहाँ पे आप लोग -25 रख दीजिए। अब आप सभी को यहाँ पे देखिए इसको रखना होगा आपको, यम बराबर 50 बटे के, ये 3 बटे में हो जाएगा तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × -25, तो 25 के 25, 25 दूनी 50, 25 त्याई 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या रख सकते हो, यम बराबर 50 बटे के 75 माइनस, अब इससे आप लोग काट दो, ठीक है, यानी कि आपका 5 एकम 5, 5 10 50 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 चला गया, 5 पचे 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10/15 आ गया, और इसको भी आप लोग ऐसे काट सकते हो, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे यम बराबर कितना आ गया, यम बराबर आ गया, यहाँ पे माइनस में माइनस लगा ही रहेगा, ठीक है, -2/3 आ गया, यही। तो ये क्या है, 1 से कम है ये मान, तो यहाँ पे वस्तु जो बनेगा वो छोटा बनेगा, वस्तु की प्रकृति जो है वो छोटा, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो छोटा रहेगा। और उसके बाद ये वो ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। तो प्रकृति में आप लोग यही चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा ऐसे ही हल होगा। इसके आप लोग पूरा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लोग इसको बहुत ही सरलता से हल कर लोगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपको व्यंजक प्राप्त करना है, बहुत इजी होता है। इसका व्यंजक जो है प्राप्त करोगे तो आप लोग यहाँ पे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो आप लोग श्रेणी और समांतर दोनों का व्यंजक प्राप्त करना सीख लीजिए, ठीक है, ये पेपर में आता है, इसको तैयार कर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया है, 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान आप सभी को बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कीजिए। या अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। एक समान क्षेत्र में रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों में से किसी एक को करना है, सबसे आपके लिए बेस्ट होगा ये क्वेश्चन करना, ठीक है। इसका अगर आंसर लिखते हो तो ये बिल्कुल सही होगा आपके लिए। बाकी अगर आप लोग सवाल हल करना चाहते हो तो सवाल भी हल कर लेना। आप लोग P1 बराबर 100 दिया हुआ है, 100 वाट, और उसके बाद V1 बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग इस सूत्र से हल कर लीजिएगा। R1 बराबर यहाँ पे V1 का स्क्वायर बटे के P1, ये आपको पहले हम R1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे अब आपको मान रख देना है वही 220 × 220 बटे के, यहाँ पे इसका मान कितना दिया है 100 दिया है, तो ऐसे रख दोगे, ये इससे कट जाएगा, और 22 हम क्या हो जाएगा 484 ओम।
तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप लोग दूसरे बल्ब के लिए भी रख सकते हो। दूसरे बल्ब के लिए आप लोग क्या रखोगे, यहाँ पे P2 बराबर यहाँ पे 60 रखेंगे, V2 का मान वही रहेगा 220 वोल्ट। अब यहाँ पे R2 बराबर हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटे के P2 बराबर 220 बटे के 60। ये इससे कट गया। और उसके बाद जब इसका आप लोग गुणा भाग करोगे तो ये 22 हम तो इतना आ ही जाएगा, और एक शून्य है तो एक शून्य लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 60। अब इसका आप लोग भाग 6 × 8 = 48, और उसके बाद ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा 806.67 ओम, इस तरीके से आ जाएगा आंसर। लिख लेना आप लोग। अब यहाँ से आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसकी देखिए आप लोग तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो यहाँ पे यानी 1/के R इक्वलेट बराबर हो जाएगा R1 + R2, समांतर क्रम में पहले है। तो 1/के R इक्वलेट बराबर हो जाएगा 1/के 48, यानी जो पहला यहाँ पे दिया है 48 इसको रखोगे। उसके बाद ये वाला जो आया है ये R1 का मान आया, ये R2 का मान है, तो आप लोग रख दोगे। R1 की जगह 1/के 48 प्लस 1/के 8 यानी 806.67 इसको रख देंगे आप लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/के 484 प्लस 60 और 220 वोल्ट। यहाँ पे R इक्वलेट बराबर जो निकलेगा यहाँ पे वो आ जाएगा 484.00 बटे के 160 आ जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग गुणा भाग करोगे तो ये आ जाएगा यानी 302.5 ओम, यही आ जाएगा, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है। आप लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ना एक शून्य है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे दशमलव इसी स्थान पे लगेगा, इसी स्थान पे दशमलव नहीं लगेगा, ठीक है, इसी स्थान पे लगेगा। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है और ऐसे ही आपको हल करना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका फाइनल आंसर है। अगला है यहाँ पे ये फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम, तो आप लोग इसको तैयार ही कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी फ्लेइंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, माध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाएगी, और अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीजें तैयार कर लेना है। बाकी बल की निर्भरता पूछ रखा है, किस पे निर्भर करती है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला कि चालक के प्रवाहित धारा, जो चालक में प्रवाहित धारा है उसकी प्रबलता यानी I बल के धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B के जो है समानुपाती होता है, और लंबाई के समानुपाती होता है। धारा में की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा के भी समानुपाती होता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग लिख देना, यानी सूत्र लास्ट में आपको निकल के आएगा F बराबर IBL या BIL साइन थीटा, ये चीजें है। इस अगर सूत्र याद है तो इसी में आप लोग बल किसके किसके समानुपाती, ये चीजें आप लोग यहाँ से ही निकाल लोगे, ठीक है। और बाकी बल पर प्रभाव अगर समांतर है तो यानी जैसे आप पूछ रखा है समांतर, यदि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 0 अंश होगा और साइन 0 अंश बराबर 0, इसलिए बल का मान होता है यानी 0 होता है। लंबवत होगा तो यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 अंश होगा और साइन 90 अंश बराबर 1, इसलिए बल का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से लिख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा उपखंड ख क्वेश्चन है, और जी यहाँ पे आपका रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 5वें का कह निम्नलिखित रासायनिक समूहों में आपको आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ के कारण देते हुए आपको लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। जैसे में देखिए ना यहाँ पे ये Cu पर डबल प्लस जो ये आक्सीकारक है, यानी ये क्या है आक्सीकारक है, और उसके बाद Zn जो है ये एक प्रकार का ठोस है यानी ये अपचायक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्या है Cu पर डबल प्लस वाला जो आक्सीकारक इसलिए है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और इसमें Cu प्लस में ये
जो है ये घट रही है, ठीक है। और जेडीएन अपचायक है क्योंकि जेडीएन की आक्सीकारक बढ़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ख देखिए, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग आप सभी को लिखना है। तो कास्टिक सोडा और आप लोग यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिख लीजिएगा। हमने आपको कई बार बताया है। जैसे क्या है कि कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग इस तरीके से हम आप सभी को बता दें कि कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में और डिटर्जेंट जो पाउडर होता है निरमा जिसको कहते हैं उसको बनाने में, कागज उद्योग में, बॉक्साइड से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो आप सभी को ही पता होगा। जैसे किसी की भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या क्रैक हो जाता है या टूट जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि उनके पैरों में, हाथों में क्या है, मोटी पट्टी व्हाइट कलर की लग जाती है जिसको गांव देहात में प्लास्टर कहते हैं कि प्लास्टर हो गया है, ठीक है। तो वो जो चीजें व्हाइट कलर का पट्टी होता है ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसी को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को सही करने में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मदद करता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मूर्तियों, खिलौने और सजावटी सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सतहों को चिकना बनाने और दीवारों पर पुट्टी करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति का आप सभी को यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे HCOOH है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये मेथेनोइक है, ये मेथेनोइक अम्ल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे COOH लगा है जो कि ओइक समूह है और एक कार्बन है, कार्बन को मेथेन कहते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद देखिए ये चीजें आ गया यहाँ पे। इसको आप सभी को देखिए, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राई, 3 है तो ट्राई मेथिल और पेंटेन, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप लोग गिनती करोगे पहला दूसरा, तो यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसलिए 2,2 और यहाँ पे 4, एक 4 पे भी जुड़ा है, पहला यानी पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा जगह। तो 4 नंबर पे भी इस तरीके से मेथिल जुड़ा है। तो 2,4 ट्राई, 3 है तो ट्राई और ये मेथिल जुड़े तो मेथिल। और कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 है। तो पहले कार्बन को मेथेन कहते हैं, दूसरे को एथेन, तीसरे को प्रोपेन, चौथे को ब्यूट और पांचवें को पेंट। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर ख है देखिए, साबुन की सफाई की प्रक्रिया क्रियाविधि समझाना है। तो इसको हमने कई बार बताया है। आप लोग इसको चैनल पे टॉपर वाली जो कॉपी वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे आंसर मिल जाएगी। और हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। 7वां क्वेश्चन निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्रस्थापन अपक्रिया, सजातीय श्रेणी, दहन अपक्रिया, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अथवा में अगर आप लोग इसको नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का आपको वर्णन करना है और एथेनॉल के प्रमुख उपयोग भी आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को करना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8वें का क है कि डायाफ्राम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख क्वेश्चन है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जन्म को उदाहरण देकर समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जरूर आएगा, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव के नर जनन तंत्र का आपको एक नामांकित चित्र बनाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो नर जनन तंत्र और मादा दोनों आता है, दोनों आप लोग चित्र को तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अथवा, या अगर चित्र बनाना चाहते हो तो चित्र बनाइए, अदरवाइज यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए। आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पुष्प के स्टिकेचर के अनुदैर्घ्य काट की एक नामांकित चित्र बनाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग दोनों में से किसी एक को करिएगा। 10वां क्वेश्चन है किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विक्राणु यानी नेफ्रॉन, परितंत्र, ओजोन परत, ठीक है। ये तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है एक आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में मानव लिंग निर्धारण की विस्तार से आपको व्याख्या करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को करना है। तो आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए, 100% यही पेपर आ सकता है। बाकी इसकी पूरी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, आज सब्जेक्ट की पेपर हमारे चैनल पर आ चुकी है, जल्दी से आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आप लोग अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।